आत्मवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता इस ध्यान मंच में फिर से एक बार आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों के ध्यान का आज 19वां दिन है और हम सभी ध्यान और ज्ञान लेंगे। आज का ध्यान किरण में हम लेंगे, जो बहुत ही दिव्य ध्यानी है और काफी सालों से ध्यान में है। और ये इतनी बड़ी बात है कि किरण मैम के यहाँ हमारे पितामह भी आकर उनके घर को पवित्र किए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आइए किरण में हम लोगों को ध्यान पर लेके चलिए। किरण में वाराणसी की ही है। किरण मैम, मेरी आवाज आ रही है? वीडियो खोलिए। आप सभी मास्टर को धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो चलिए मास्टर, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अ, गीता जी शुरू करें। हम सभी ध्यान में चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी पुराने मास्टर हैं। आप अपने हाथों को क्लियर कर लीजिए और पैरता से बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम अपने पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को चेतना को इनवाइट करते हैं। उसके बाद हम सभी एसेंडेंट और एस्ट्रल मास्टर को अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं। मास्टर, आप लोग सोचते होंगे कि हम उन्हें क्यों आमंत्रित करते हैं। वो चाहे अनचाहे, गाहे बगाहे, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये जो एस्ट्रल और एसेंडेंट मास्टर है, वो हमारी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो इसी क्रम में हम महाअवतार बाबा जी को अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं। उनके शिष्य लहड़ी महाशय युक्तेश्वर गिरी और युक्तेश्वर गिरी के शिष्य योगानंद जी को हम अपने ध्यान आमंत्रित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। विचार अगर आते हैं तो उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। उनकी श्रृंखला मत बनाइए। फिर से अपनी सांसों पे आ जाइए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास।
अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास।
केवल अपनी श्वासों के साथ बने रहिए दोस्तों।
या खोल दो वीडियो, वीडियो खोल दो, वीडियो या खोल दो, मेरा वीडियो खुला है, खुला है। अंतिम 7 मिनट दोस्तों, केवल अपनी श्वासों के साथ। चलिए दोस्तों, हम धन्यवाद करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित है। हम धन्यवाद करेंगे सभी पार्टिसिपेंट का, जो इस ग्रुप की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हैं। हम धन्यवाद करेंगे अपने फिजिकल बॉडी का, जो हमें यहाँ बैठने के लिए बनाया है, हमें स्वस्थ रखा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं आत्मिक रूप से। हम धन्यवाद करेंगे उन सभी तत्वों का, जो हमारे जीवन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। हम धन्यवाद करेंगे उस यूनिवर्स का, जो हमारे जीवन में सभी तरह की समृद्धि को लाते हैं। जो भी हमारे पास है, जैसा भी है, जितना भी है, उसके लिए हम जरूर धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, अंतिम 5 मिनट, आप चाहें तो इसे मन ही मन दोहरा सकते हैं। हम धन्यवाद करेंगे अपने परिवार के सदस्यों का, जो हमें सहयोग देते हैं और बिना किसी बाधा के हम यहाँ बैठने में सक्षम बन पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पीएसएसएम काशी के इस मंच का, जो यहाँ के हर सदस्यों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। सुनता हटाओ हमको डर लग रहा है, सुनता हटाओ हमको डर लग रहा है, अच्छा सुनता हटाओ हमको डर लग रहा है। क्या अंतिम 2 मिनट। चलिए दोस्तों, अपनी श्वासों के साथ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हम हिलाएंगे। आराम से धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों,
और सारे एसेंडेड और एस्ट्रल मास्टर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने यहाँ हमें बनाए रखने में सहायता की। सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली गीता जी और संजय जी का, जिन्होंने ये मंच शुरू किया। चलिए दोस्तों, अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों में रखिए और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में अपने आंखों को खोलिए और सारी एनर्जी पूरे बॉडी में धीरे धीरे एसिमिलेट हो जाएगी। माय गॉड, ये भी समझ लीजिए। थैंक यू मास्टर, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया उसके लिए। नहीं मैम, सब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद मैम, बहुत ही दिव्य, बहुत एनर्जी वाला ध्यान था। थैंक यू, थैंक यू इस मंच पे आने के लिए, इस मंच को अपनी ऊर्जा देने के लिए। किसी तरह का कोई मन में बात नहीं रखना, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, बिल्कुल सही रहा, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जिन्हें भी अगर पानी पीने की जरूरत हो, जरूर पानी पी लीजिए। इसके बाद, ध्यान के बाद हम लोग ज्ञान पे चलेंगे। और जैसा कि पिछले संडे को हम लोगों ने संजय जी के साथ मन का ध्यान लिया, आज हम लोग अवचेतन मन पे ज्ञान लेंगे। तो संजय जी को सब कोई जान ही रहे हैं। आइए आइए, हम लोगों को ज्ञान पे लेके चलिए। अभी पीपीटी शेयर किया। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ये पीपीटी दिखाई दे रहा है। जी सर, दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले हम लोगों ने मन पे कुछ देखा था। आज हम लोग अचेतन मन पे देखेंगे। एक बार हम लोग पीछे का रिकैप कर लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था मन और उनके विभिन्न स्तर। मन के, हमारे जो मन है उसके तीन स्तर हैं। एक
हम लोग इस कंफ्यूजन में ना रहें कि हमारा मन जो है वो तीन भाग में बटा हुआ है। आवाज आ रही है ठीक से? हेलो। आ रही है। हाँ, आ रही है, हाँ। आ रही है। हाँ, मन हमारा एक ही है। इसके तीन लेयर हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो दो ही लेयर हैं। एक चेतन मन, जो हमारे पूरे मन का लगभग 10% होता है, और अवचेतन मन, जो हमारे पूरे मन का लगभग 90% होता है। अचेतन मन अवचेतन मन का ही हिस्सा होता है, जो जो हमारी चीजें जो गहरे में चली जाती हैं, वो अचेतन मन उसका उसका नाम मतलब दे दिए हैं। ये एक्चुअल में अवचेतन मन का ही पार्ट है और इसी के जैसा व्यवहार करता है। तो हमारे तीन मन थे जो हमने पहले देखा था। एक जागरूक और या चेतन मन, जो इस समय सक्रिय है। यह हमारी वर्तमान सोच, तर्क और निर्णय का क्षेत्र है। जैसे हम जो देख, सुन, सोच और बोल रहे हैं, यह सब जागरूक मन के द्वारा होता है। जागरूक मन हमारे पूर्ण नियंत्रण में होता है। दूसरा स्तर है हमारे मन का अवचेतन मन। अवचेतन मन चेतन मन के पीछे रहता है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। यह हमारी आदतों, ध्यान ध्यान दिया जाए, आदतों, भावनाओं और स्मृतियों का भंडार है। हम इसे सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तीसरा स्तर है अचेतन मन का, जो गहराई में छिपा है। हम उससे अनजान हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें वे इच्छाएं, डर, आघात और अनुभव छिपे होते हैं जिन्हें हमने दबा दिया होता है। तो ये सारी चीज बातें हम लोग पिछले सत्र में देख चुके हैं, लेकिन दोहराने के व्यू से हमने इसको रखा है। जो चेतन मन है, जो हमारा 10% हिस्सा है, जो हमारा एक्टिव रहता है, वो हमारी पांचों इंद्रियों से सूचनाएं ग्रहण करता है। और ये चेतन मन जो है, एक तरह से चौकीदार का काम करता है, चौकीदार का काम करता है। ये उसी चीज को अवचेतन मन में जाने देगा जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, वही चीज हमारे अवचेतन मन में जाएगा। अगर कुछ गलत चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं, किसी के द्वारा या न्यूज के द्वारा या किसी के द्वारा, अगर हम उसे चेतन मन में ही रोक लें, तो वो निगेटिव चीजें, निगेटिव बातें हमारे अवचेतन मन में नहीं जाएंगी। तो एक तरह से ये चेतन मन पहरेदार का काम करता है। ये उसी चीजों को हमारे अवचेतन मन में जाने देता है जिसको हम स्वीकार करेंगे, जिसको हम चाहेंगे। हमारे चेतन और अवचेतन मन की परस्पर क्रिया का ज्ञान हमें अपने पूरे जीवन को बदलने में सक्षम बनाएगा। हमें चेतन और अवचेतन मन कैसे काम करता है, जैसे हमने अभी बताया कि चेतन मन हमारा एक्टिव होता है, ये तर्क वितर्क करता है, ये चीजों को एक्सेप्ट करता है, भावनाएं इसमें आती हैं, आदतें चेतन मन के द्वारा काम करके हम अपनी आदतों को बनाते हैं। और जो चीज जिन चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। इस तरह से हम अगर इसको अच्छी तरह से समझ लें, तो हम अपने पूरे जीवन को बदलने में सक्षम हो जाएंगे। इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है कि जिस तरह कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है, उसी तरह हमारा चेतन मन हमारे जहाज का कप्तान और मालिक है।
हमारा हमारे शरीर रूपी जहाज का मालिक हमारा चेतन मन है, और अवचेतन मन उसके आदेशों का पालन करता है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, विश्वास और सत्य के रूप में स्वीकार किए जाने के आधार पर। जिस पर हम विश्वास करेंगे, जिसको हम सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे, वो हमारे अवचेतन मन में जाएगा, चेतन मन के द्वारा, और फिर अवचेतन मन उसी के अनुसार उसका पालन करेगा। चेतन मन सिर्फ हमारे जागृत जागृत अवस्था में ही कार्य करता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन चौबीसों घंटे काम करता है और हमारे लिए प्रावधान करता है। हमारी आदतन सोच के अनुसार सारा फल हमारी गोद में डाल देता है। हम हमारे सोचने जिस हमारे जैसे सोचने की आदत होगी, उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। जिस जो हम सोचेंगे वो हम चेतन मन में सोचेंगे, चेतन मन के द्वारा सोचेंगे, और जो सोचेंगे, स्वीकार करेंगे, वो हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा, और फिर उसी अनुसार के अनुसार हमें फल मिलेंगे। तो इस तरह से अवचेतन मन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारा मन का, जो हमारे व्यवहार को और हमें क्या चाहिए उसको रेगुलेट करता है, उसको देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब हम अवचेतन मन को के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम पिछले सत्र में दो सवाल थे। क्या अवचेतन मन में डर रहता है? क्या, शायद राधा जी का सवाल था, क्या यही सवाल था मैम? राधा मैम, जी सर, जी जी। क्या अवचेतन मन में डर रहता है, ये सवाल था ना आपका शायद? जी जी, वो उसका हाँ जी हाँ जी, यही था। तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि डर जो है वो चेतन मन में ही होता है। डर की डर की जो भावना हमारे अंदर आती है वो अवचेतन मन में स्टोर हो जाती है, और फिर जब भी वैसी स्थिति हमारे सामने आती है, तो अवचेतन मन से वो डर जो है निकल कर करके हमें एहसास कराता है। चेतन मन कुछ करता नहीं है, जो उसके में स्टोर हो जाता है, जो निर्देश उसके अंदर जमा हो जाती है, बस उस निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए तत्पर होता है। उसको डर, तर्क वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, बस उसी के अनुरूप वो काम करता है। दूसरा एक सवाल था कि क्या चेतन रूप में हम एक साथ दो काम कर सकते हैं, शायद ये खुशबू जी का प्रश्न था। खुशबू जी हैं क्या? जी सर। अ, आपने एक सवाल किया था पिछली बार कि क्या चेतन रूप में हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, यही तो था। इसको थोड़ा सा ये क्लियर करना चाह रहे थे कि चेतन मन से हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन जो आदतें हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई हैं, तो कुछ काम हम अवचेतन मन के कंट्रोल में दे सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाने की हमें आदत अगर हो गई है, हमें सब पता हो गया है और अवचेतन में स्टोर हो गया है, तो गाड़ी चलाने का काम, जो कंट्रोलिंग का काम होता है, वो अवचेतन मन संभाल लेता है, और हम उस समय चेतन मन को मोबाइल देखने या कोई दूसरी काम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक साथ दो काम कर सकते हैं। शायद ये, स्पष्ट हो गया होगा, इसमें और कोई संशय? हाँ हाँ, सही, स्पष्ट हो गया सर। जी जी। अब हम अवचेतन मन के बारे में आते हैं। अवचेतन मन
मानव मस्तिष्क की वह गूढ़ प्रकृति है जो हमारी जागरूक मन के परे होती है। ये जागरूक मन से अलग दूर होती हैं, ये जागरूक मन नहीं होती है, जागरूक मन से परे होती है। बड़े बड़े ही इसका गूढ़ प्रकृति होता है। यह वह दिमाग का तहखाना है जहां हमारे विचार, अनुभव, आदतें, भावनाएं, मान्यताएं, धारणाएं आदि संग्रहित होती है। ये सारे शब्द जो हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अवचेतन मन हमारा एक तहखाना है जहां पर हमारे विचार जमा होते हैं, हमारे अनुभव जमा होते हैं, हमारी आदतें जमा होती हैं, हमारी भावनाएं जमा होती हैं, हमारी मान्यताएं जमा होती रहती हैं, हमारी धारणाएं, जो हम धारणाएं रखते हैं अपने लिए या जो भी धारणाएं रखते हैं वो सब हमारे अवचेतन मन में जमा होती हैं, रहती हैं। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी सोच, निर्णय, आदतों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करती है। अवचेतन मन में जो हमारे ये सब सारी चीजें जमा हो रहती हैं उसके अनुसार यह अदृश्य रूप से हमारे सोच को नियंत्रित करती है, हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं, हमारी आदतों को, जो हमने आदत बना करके स्टोर किया है वो उन आदतों को हमारे को दिखाती हैं, हमारे सामने लाती हैं, हमारी भावनाओं को बाहर लाती हैं। जैसे भावनाओं में अगर हम कहेंगे कि जो भी भावनाएं हम किसी सीन को देख करके हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कैसी भावना उत्पन्न होंगी वो डिपेंड करेगा हमारे अवचेतन मन में किस तरह से क्या स्टोर है, उस हिसाब से हमारी भावनाएं होती हैं। कभी 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 देखते होंगे कि कोई किसी का ब्लड निकल रहा है तो किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी को मूर्छा आने लगती है। तो किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे अवचेतन मन में उस सीन के अनुसार क्या भावनाएं स्टोर है। किसी बात को लेकर या किसी चीज को लेकर हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार भी हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही नियंत्रित होती है। जैसे कोई कुछ बोला तो हम उसके प्रति कैसा रिएक्ट करेंगे वो कंट्रोल अवचेतन मन से ही होता है। वो हमारे कंट्रोल, चेतन मन के कंट्रोल में नहीं होता है, वो अवचेतन मन के कंट्रोल में ही होता है। जैसे तुरंत गुस्सा आ जाना, तो जिस हिसाब से किसी बातों को लेकर के हमारे अंदर सचेतन मन में उसके रिएक्शन में क्या स्टोर है उसी के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से यह वह दृश्य शक्ति है जो हमारी सोच, हम क्या सोचेंगे यह भी हमारे अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। जो हमारे अंदर स्टोर है उसी के अनुसार हमारी सोच भी होती है। तो इस तरह से हमारी सोच को, हमारे निर्णय को, हमारी आदतों को, हमारी भावनाओं को और हमारे व्यवहारों को ये अवचेतन मन ही अदृश्य रूप से नियंत्रित करती है। हमने जो उसमें जमा किया हुआ होता है उसी के अनुसार हमारी सारी सोच, निर्णय, व्यवहार, भावना, आदत, वो सब हमारी उसी के हिसाब से होती है। यह बिना कोई शोर किए हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा तय करती है। हमारा जीवन कैसा होगा, इसकी क्या दिशा होगी, ये सारा हमारा अवचेतन मन ही तय करता है। उसमें हम क्या स्टोर करके रखे हैं उसके हिसाब से अवचेतन मन हमारे जीवन की दिशा को तय करती है।
अवचेतन मन के बारे में और है कि अवचेतन मन हर चीज को बिना फिल्टर किए स्वीकार करता है। अवचेतन मन किसी भी चीज को बिना फिल्टर किए स्वीकार करता है। अवचेतन मन को चेतन मन के द्वारा जो भी मिलेगा वो सही या गलत का विचार नहीं करेगा। चेतन मन जिसको एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, अवचेतन मन उसको स्टोर कर लेगा। चाहे वह विचार हो, चाहे वह विचार हो, डर हो, आदत हो, विश्वास हो या कुछ भी हो, चाहे वह सही हो या गलत हो, अगर हम चेतन मन के द्वारा स्वीकार कर लिए हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये गलत विचार है, हम इसको नहीं स्टोर होने देंगे। वो बिना किसी फिल्टर के सब कुछ स्वीकार करता है। इसलिए हमारे चेतन मन का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही सही तरीके से उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही अ, जरूरी है कि हम अपने चेतन मन को किस तरह से यूज किस तरह से इसको कंट्रोल करें, किस तरह से इसका उपयोग करें, ताकि अवचेतन मन में सही चीजें ही जाएं। यही कारण है कि बचपन के अनुभव, माता पिता के शब्द या गहरे भावनात्मक क्षण हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं और हमारी सोच, व्यवहार, निर्णयों को जीवन भर गहराई से प्रभावित करते हैं। हम कैसा व्यवहार करेंगे, हमारा किसी भी मामले में कैसा निर्णय होगा, हम किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, ये सब हमारे अवचेतन मन में जो स्टोर है उसके अनुसार, उसके हिसाब से होता है। यानी इस तरह से अवचेतन मन हमारे इन सब चीजों को प्रभावित करता है। एक महत्वपूर्ण गुण है अवचेतन मन का कि यह वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं में विभेद नहीं करती है। वास्तविक घटना या काल्पनिक घटनाओं में विभेद नहीं करती है। जैसे कोई, जैसे हमारे सामने अगर वास्तव रूप में शेर आ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी कल्पना भी करते हैं तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस चीज को समझना गहराई से जरा जरूरी है। क्योंकि इसके आधार पर ही हम अपने अवचेतन मन को ट्रेंड करते हैं। इसी ये चीज जो है, यह वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं में विभेद नहीं करती है। इसका उपयोग करके ही हम अवचेतन मन को अच्छी चीजों के लिए या किसी भी चीज के लिए ट्रेंड करते हैं। इसको, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं में विभेद नहीं करती है। जैसे अ, जैसा रिएक्शन या जो चीजें हमारे अंदर वास्तविक रूप में किसी चीज को देखने से होती है, उसको अगर हम कल्पना में ले आते हैं तो भी हमें वैसा ही हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं में ये विभेद नहीं करती है। ब्रूस लिप्टन ने कहा है कि हमारे जीवन के पहले 7 सालों में हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक प्रोग्राम होता है। इस उम्र को हम हिप्नोटिक ट्रांस जैसी अवस्था इस उम्र में हम हिप्नोटिक ट्रांस जैसी अवस्था में रहते हैं। मनुष्य का शुरू का 7 साल जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा अवचेतन मन प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्रामिंग इसकी सबसे ज्यादा होती है शुरू के 7 साल में। इस उम्र को हम हिप्नोटिक ट्रांस जैसी अवस्था, हिप्नोटिक ट्रांस का मतलब, तुलसी बाथरूम करे हवे।
શું કરોगी ए प्रतिमा बाथरूम कैले बा मास्टर जी लीलावती जी को म्यूट कर ए, दीजिए। उधर वापस। तो इसीलिए बच्चों बच्चों को जो है शुरू के 7 सालों में बहुत ही केयरफुली लालन पालन की होती है। इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को शुरू के जो साल होते हैं उसमें बड़े ही पॉजिटिव वे में और अच्छे तरीके से इनका लालन पालन करना चाहिए। जोसेफ मर्फी ने बताया कि अवचेतन मन की शक्ति से स्वास्थ्य, धन और संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। अवचेतन मन पे जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही अच्छी किताब है। वो बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, धन ला सकते हैं और संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके। जोसेफ मर्फी ने यह भी बताया है कि जो कुछ हम सोचते हैं और बार बार दोहराते हैं वह साकार हो सकती है। आगे हम जोसेफ मर्फी के किताब की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हम आगे जोसेफ मर्फी का और भी जिक्र आएगा। अब ये यहाँ पे है कि अब हमारे अवचेतन मन की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि यह संग्रहकर्ता होती है। यह हर अनुभव, स्मृति, भावना और धारणा को संचित करती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। दूसरा इसकी विशेषता है कि यह स्वचालित संचालन करती है, ऑटोमेटिक। हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं, डर, पसंद नापसंद आदि सब अवचेतन से स्वचालित रूप से संचालित होती है। हमारी पसंद नापसंद भी, ये सभी अवचेतन मन से संचालित होती हैं और स्वचालित रूप से संचालित होती हैं। हमारी आदतें भी स्वचालित रूप से संचालित होती हैं अवचेतन मन के द्वारा। हम किसी चीज पे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वह भी हमारे अवचेतन मन द्वारा ही संचालित होती है। हमें किसी चीज को देख करके डर लगता है, या हम किसी स्थिति से अगर डरते हैं तो वो सब अवचेतन मन के द्वारा संचालित है, और ये ऑटोमेटिक संचालित होता है। इसमें आप चेतन मन से नहीं भी सोचेंगे, चेतन मन का ध्यान नहीं भी आएगा तो भी आप आप जो है अवचेतन मन से संचालित होंगे। यह तर्क नहीं करती है। इसकी तीसरी विशेषता है कि यह तर्क नहीं करती है। यह अच्छा बुरा नहीं पहचानती। जो हम बार बार सोचते या मानते हैं वह उसे सच मान लेती है। अब चेतन मन कोई तर्क नहीं करता, तर्क हमारा सिर्फ चेतन मन तक सीमित है। यह अच्छा बुरा नहीं पहचानती। जो हम बार बार सोचते या मानते हैं वह उसे सच मान लेती है। अगली विशेषता है यह भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। घटनाओं से जुड़ी भावनाएं अवचेतन में रहती हैं, चाहे घटना याद हो या नहीं। वे लंबे समय तक हमारे व्यवहार वगैरह पे प्रभाव डालती हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। चाहे वो घटना हमें याद हो या नहीं, लेकिन
अगर अवचेतन मन में स्टोर हो गई हैं तो उसी के अनुसार हम किसी भी घटना को देख करके वो भावनाएं हम अपने आप आ जाएंगी। तो ये थी अवचेतन मन की विशेषताएं। आगे चलेंगे, अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, टाइप करना, तो वह आदत बनकर हमारे अवचेतन में बस जाती है, स्टोर हो जाती है। शुरू शुरू में जब टाइप करना सीखते हैं तो अपने चेतन मन का उपयोग करते हैं, एक एक की को देख करके टाइप करते हैं। लेकिन जब ये आदत में आ जाती है, वो जब हम हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं, तो फिर हम बिना देखे भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम अवचेतन मन के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाते हैं। जब हम नींद में होते हैं तभी अवचेतन मन सक्रिय रहती है। इसी कारण सपनों में पुरानी यादें या डर उभरते हैं। जब कोई चीज तेज भावनात्मक प्रभाव छोड़ती है, जैसे आघात या प्रेरणा, तो वह अवचेतन में गहराई तक दर्ज हो जाती है। कई बार हम गट फीलिंग यानी भीतरी भावना या इंस्टिंक्ट यानी अंदरूनी एहसास से कोई निर्णय लेते हैं जो अवचेतन की ही प्रक्रिया का परिणाम होती है। जैसे अब ये गट फीलिंग और या इंस्टिंक्ट क्या है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में आगे बताए हैं। ये भी हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही संचालित होती हैं। जैसे गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग यह एक ऐसी भावना है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के आती है और अक्सर किसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में एक मजबूत अंतर्ज्ञान या धारणा होती है। गट फीलिंग को अक्सर छठा इंद्रिय माना जाता है, जो अनुभवों और यादों पर आधारित होती है। यह एक सहज एहसास है जो हमें किसी चीज के बारे में पहले से ही पता लगने जैसा लगता है। गट फीलिंग ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि यह चीज हमें पहले से ही पता है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अगर ये हमारे मन में आ रहा है तो ये गट फीलिंग है, और ये अवचेतन मन के द्वारा ही आती है। या जैसे मुझे लग रहा है कि यह सौदा सही नहीं है या यह काम सफल हो जाएगा, यह हमको पहले से ही एहसास होने लगता है कि यह काम सफल हो जाएगा। तो ये सब गट फीलिंग है और ये अवचेतन मन का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। अंतर्ज्ञान किन्हीं किन्हीं लोगों को अंदरूनी एहसास हो जाता है कि ये होने वाला है या ऐसा होगा, जो बिना किसी तर्क या प्रमाण के आता है। यह इंट्यूशन भी हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही, अवचेतन मन से ही आती है और अवचेतन मन इसमें इन्वॉल्व रहता है। अब आगे है, अवचेतन मन को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। हम अवचेतन मन को, सबसे अच्छी बात है कि हम अवचेतन मन को या अवचेतन मन में जो भी चीजें जमा है उसको हम बदल सकते हैं। कुछ टेक्निक को अपना करके हम उन चीजों को बदल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने का मतलब है कि हम अपने व्यवहार, सोच, भावनाओं और आदतों को गहराई से सकारात्मक रूप से बदल सकें।
जो नकारात्मक रूप से अगर कोई चीज हमारे अवचेतन मन में स्टोर है, तो उसको हम सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। कैसे कैसे बदल सकते हैं, वो कुछ तरीके हैं। जैसे सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। उदाहरण के तौर पर, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं। अगर इन्हें हम रोज दोहराएंगे तो इसका असर अवचेतन मन पे होता है, और उसी अनुसार चीजें होने लगती हैं जो हमारे अवचेतन मन पे जैसा असर हुआ होता है। इसीलिए सकारात्मक पुष्टि के बहुत सारी चीज बातें आप लोग सुनते होंगे। वो इसमें अवचेतन मन का ही बड़ा हाथ होता है। इन्हें सुबह या सोने से पहले कहना ज्यादा असरदार होता है। सुबह उठने के बाद या सोने से पहले अगर हम सकारात्मक पुष्टि करते हैं, और अगर वह हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है, तो इसी के अनुसार सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। दूसरा टेक्निक है ध्यान और माइंडफुलनेस। यह हमें अपने अवचेतन तक पहुंचने में मदद करता है, विशेषकर शांत मन की स्थिति में। ध्यान भी हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद करता है, और अगर हम अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं, तो हम अवचेतन मन को ट्रेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तीसरा है विजुअलाइजेशन। हमने पहले बताया कि अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक चीजों में विभेद नहीं कर पाता है। ये वास्तविक चीजों को देखकर जो हमारे में प्रतिक्रिया होती है, या जैसा हम फील करते हैं, अगर वो चीजें वास्तविक न होकर के अगर हम कल्पना भी करें, तो हमारे में वैसी ही प्रतिक्रिया होगी और वैसा ही हम फील करेंगे। ये अवचेतन मन का ही इसमें हाथ होता है। जब हम किसी लक्ष्य की बार बार कल्पना करते हैं, जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है, तो अवचेतन उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगती है। अगला टेक्निक है आदतें और अनुशासन। नई अच्छी आदतें बनाकर और उन्हें रोजाना दोहराकर अवचेतन में नए पैटर्न बनाए जा सकते हैं। एक आदत बनाने में लगभग 21 से 66 दिन लगते हैं। जो हम बार बार करते हैं वह अवचेतन की प्रोग्रामिंग बन जाती है, और फिर उसी के अनुसार स्थितियां परिस्थितियां बनने लगती हैं। पांचवा तरीका है स्लीप लर्निंग, या सोते समय सुझाव देना। नींद के दौरान, विशेष रूप से अल्फा व थीटा ब्रेन वेव्स स्टेट में, ये अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स स्टेट को अलग से समझा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको मान लीजिए कि हमारे जो ब्रेन वेव्स होते हैं उसमें अल्फा और थीटा टाइप के होते हैं। इस स्थिति में अगर जब हम रहते हैं, तो हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग या सकारात्मक बातें हम पर ज्यादा असर डालती हैं। जो सोने के समय में इस तरह के वेव्स, हमारे ब्रेन वेव्स, जब हम सोने जाते हैं या सोने के लिए होते हैं, उस समय ये जो ब्रेन वेव्स हैं, उस समय ये हमारे माइंड की स्थिति होती है, और उस समय जो हम सकारात्मक बातें सोचेंगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो हमारे ऊपर, हमारे अवचेतन मन में ज्यादा इजीली स्टोर हो जाती हैं। छठा है जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन। लिखने की आदत से दबी हुई भावनाएं बाहर आती हैं और अवचेतन मन स्पष्ट होता है।
इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप लिखिए, आप जो चाहते हैं उसको लिखिए, या अपनी आदतों के बारे में, या उसके बारे में लिखिए। इससे इससे क्या होती है कि हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बाहर आती हैं और हमारा अवचेतन मन अस्पष्ट होता है। इस तरह से अवचेतन मन को हम प्रभावित कर सकते हैं। अवचेतन मन पे एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, आपके अवचेतन मन की शक्ति। हाँ, इसके पहले हम ये कह दें कि अवचेतन मन के बारे में हम इतना जितना अभी तक जाने हैं, अभी इतना सफिशियंट है। लेकिन थोड़ी सी हम इस किताब के बारे में भी जानेंगे, और इस किताब में क्या लिखा है उस उसका भी मोटा मोटी ज्ञान लेंगे। तो ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए। आपने देखा कि अवचेतन मन कितना महत्वपूर्ण है, और किस तरह से हम इसको चेतन मन के द्वारा रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज के बारे में हमें विस्तृत रूप में जानने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर खरीदें। ये अमेजन पे 149 रुपये में मिल रहा है। हिंदी में है आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। इस किताब के अंदर है कि हमारे अवचेतन मन की गहराई में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और सभी आवश्यक चीजों की अनंत आपूर्ति है, जो हमारी अभिव्यक्ति और विश्वास के गहराई की प्रतीक्षा कर रही है। हमारे अवचेतन मन की गहराई में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और सभी आवश्यक चीजों की अनंत आपूर्ति है, जो हमारी अभिव्यक्ति और विश्वास के गहराई की प्रतीक्षा कर रही है। हमारी अभिव्यक्ति और विश्वास, जो क्या हम विश्वास करते हैं और कितनी गहराई से विश्वास करते हैं, या कितनी गहराई से हम किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रही है ये हमारा अवचेतन मन, ताकि वो अपने गहराई से ये सारी चीजें निकाल कर करके हमें दे। हमें इस शक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारे पास पहले से ही है। बस हमें इसका उपयोग करना सीखना है। अवचेतन मन की जो शक्ति है, इसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही हमारे पास है। बस हमें यह सीखना है कि इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। हमें बस इतना करना है कि हमें जो चाहिए उसके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से एकजुट हो जाएं। हमारे अवचेतन की रचनात्मक शक्तियां उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगी। जो हमें चाहिए उसके साथ हम मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको गहराई में लेने से जब वो हमारे अवचेतन मन में जमा स्टोर होंगी, तब वो सारी चीजें उसी अनुसार होंगी जो हमने अवचेतन मन में स्टोर किया है। तो इसीलिए हमें जो चाहिए उसके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ जाना होगा और गहराई से जुड़ना होगा। जितनी गहराई से हम जुड़ेंगे, उतनी जल्दी वो
साकार होंगी। ये जोसेफ मर्फी की जो बुक है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति से हमने ये सब लिया है। इसमें बताते हैं कि एक आदमी दुखी क्यों है और दूसरा आदमी खुश क्यों है। एक आदमी सुखी और समृद्ध क्यों है और दूसरा आदमी गरीब और दुखी क्यों है। एक आदमी भयभीत और चिंतित क्यों है और दूसरा विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ क्यों है। कुछ लोग इतने सारे अनैतिक और अधार्मिक होते हैं फिर भी सफल और समृद्ध क्यों होते हैं। ये सभी का उत्तर है अवचेतन मन। अवचेतन मन को इन्होंने अच्छी तरह से ट्रेंड किया होता है। अवचेतन मन नैतिक और अधार्मिक लोगों को की पहचान नहीं करता है। इन लोगों ने अवचेतन में क्या स्टोर किया है वही उसको मिलेगा। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि लोग इतने अनैतिक हैं फिर भी सफल और समृद्ध हैं। इसका कारण यही है कि उनके अवचेतन का जो प्रोग्रामिंग हुई है उसी के हिसाब से उनको चीजें मिल रही है, बल्कि वो इवन अनैतिक और अधार्मिक है। या जो आदमी दुखी है उनको उनके अवचेतन में उसी तरह से चीजें स्टोर्ड हैं। सुखी या समृद्ध नहीं है। दूसरा आदमी गरीब क्यों है, क्योंकि उसकी जो गरीबी की भावनाएं हैं वो उसमें स्टोर है अवचेतन मन में। अगर वो अमीरी की भावना स्टोर कर ले तो वो अमीर बन सकता है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग सही तरीके से करने का ही है। हम प्रायः भय और संदेह से भरे होते हैं। अवसर आते हैं और हम कहते हैं मैं असफल हो सकता हूं। हम जो है प्रायः भय और संदेह से भरे होते हैं। हमारे सामने अवसर आते हैं तो भी हम क्या कहते हैं, मैं असफल हो सकता हूं, मैं पैसा खो सकता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। और जो हम सोचते और कहते हैं वही होता है, और इस तरह से हम उस अवसर को गंवा देते हैं और आगे नहीं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं वैसा ही हमारे मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। और ये सारी चीजें के बेस में अवचेतन मन है। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, हमारे मन और शरीर और परिस्थिति की स्थिति वैसी ही होती है। कैसे होती है, हम लोगों ने अवचेतन मन के बारे में जानते समय यह समझ लिया है कि क्यों ऐसे होती है। हमारी आदतन सोच और कल्पना हमारे भाग्य को आकार देती है। आदतन सोच, कुछ कुछ सोचने की हमारी जो आदत होती है, या जो हमारे कल्पना करने की आदत होती है, वही हमारे भाग्य को आकार देती है। हम में से हर किसी के अपने आंतरिक डर, विश्वास और राय होती है। ये आंतरिक धारणाएं हमारे जीवन पर शासन करती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। कैसे नियंत्रित करती हैं, क्योंकि ये हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। जैसा हम विश्वास करते हैं, जैसा हम अपनी राय रखते हैं, जैसा हम अपने डर को परिभाषित करते हैं, उसी हिसाब से हमारी अ, धारणाएं जो हैं वो हमारे जीवन पर शासन करती है, और इसमें अवचेतन मन का ही रोल होता है।
ये सब जोसेफ मर्फी की बुक बुक से है। हर विचार एक कारण है, हर विचार एक कारण है, और हर स्थिति एक प्रभाव है। हमारी जो भी स्थिति है वो एक प्रभाव है, और वो प्रभाव उत्पन्न हुआ है हमारे विचार से, विचार के कारण। तो हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक प्रभाव है। आपका अवचेतन मन मिट्टी की तरह है, जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमारे विचार जो हैं वो बीज का काम करते हैं, और हमारा अवचेतन मन जो है वो मिट्टी की तरह है। तो जैसे हम अपने विचार के बीज को अवचेतन मन की मिट्टी में बोएंगे, हमें वैसे ही फल प्राप्त होंगे। इस कारण से यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को इस तरह से नियंत्रित करें कि केवल अच्छी परिस्थितियां या अच्छी चीजें ही हमारे सामने आए। आगे बताते हैं, आपके विचार, भावनाएं और कल्पनाएं ही आपकी बाहरी दुनिया बनाती हैं। आपकी जो बाहरी हमारी जो बाहरी दुनिया होती है, जैसा हम बाहर दुनिया को देखते हैं या फिर अनुभव करते हैं, या हम अपने को अनुभव करते हैं, वो सब हमारे ही विचार और भावनाएं और कल्पनाओं के द्वारा निर्मित हुई होती हैं। अवचेतन मन एक रचनात्मक शक्ति है, और हमारी अभिव्यक्ति की दुनिया में जो कुछ भी हम पाते हैं वह हमारे मन की आंतरिक दुनिया में सचेत रूप से या अनजाने में हमारे द्वारा ही बनाई गई होती है। हमारे मन की आंतरिक दुनिया में यानी अवचेतन मन में सचेत रूप से या अनजाने में जो भी बनाते हैं वही हमारी बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त होती हैं। एक तरह से सारी चीजें मिलता जुलता वही चीजें हैं जो हमने पहले ही देखा है। इन्होंने ये सब अभी पहले अध्याय से ही है। इसमें उन्होंने याद रखने योग्य कुछ विचारों का संक्षिप्त सारांश दिया है। इसको एक बार जल्दीबाजी में देख लेते हैं। सारांश है पहले अध्याय का। खजाना आपके भीतर है, आपके दिल की इच्छा के उत्तर के लिए भीतर देखें। अपने दिल की इच्छा के उत्तर के लिए भीतर देखें। खजाना आपके भीतर है। सभी युगों के महान पुरुषों के पास महान रहस्य उनके अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की उनकी क्षमता है। जितने भी महान पुरुष सभी युगों में हुए हैं, उन्होंने अवचेतन मन को समझा और इन शक्ति के संपर्क करने कर इन्हें मुक्त करने की जो उनकी क्षमता थी, वही उनको महान बनाया है। हमारे अवचेतन मन में सभी समस्याओं का उत्तर है। अगर आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सुझाव देते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो वह ठीक आपको 6 बजे जगा देगा। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है और हमको ठीक कर सकता है। हमारे शरीर का निर्माता भी हमारा अवचेतन मन ही है, और यह हमारे बीमारी को ठीक कर सकता है। हर रात अपने आप को पूर्ण स्वस्थ के विचार के साथ सोने के लिए शांत करें, और आपका अवचेतन मन आपका वफादार सेवक होने के नाते आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आपका अवचेतन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील है। हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक प्रभाव है। आप एक जहाज चलाने वाले कप्तान की तरह हैं।
आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश देने चाहिए, विचारों और छवियों के रूप में, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। ये संक्षिप्त सारांश है पहले अध्याय का। कभी भी मैं इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कभी हमेशा कहते हैं, अक्सर आदतों में होती हैं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, जैसे शब्दों का उपयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपकी बात पर विश्वास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास वह पैसा या क्षमता ना हो जो आप करना चाहते हैं। अगर हम ये नेगेटिव बातें कहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन कोशिश ये प्रयास करता है कि ये अब मतलब इसके पॉजिटिव कोई चीज ना हो। इसलिए हमें इन सब इस ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। यह दृढ़ निश्चय करें दृढ़ निश्चय करें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। अगर ये ऐसा सोचेंगे तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन में एक विचार है। ऐसी चीजों पर विश्वास न करें जो आपको नुकसान पहुंचाएं या चोट पहुंचाएं। अपने अवचेतन की शक्ति पर विश्वास करें, जो आपको ठीक करे जो आपको ठीक करे, प्रेरित करे, मजबूत करे, समृद्ध करे। ऐसी चीजों को ही अवचेतन मन के अंदर जाने देना चाहिए। जैसे इसमें एक कहानी है कि एक आदमी का लड़का बहुत बीमार रहता था, ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उस आदमी ने ये विचार किया कि अगर हमारा लड़का ठीक हो जाएगा तो हम अपना दाहिना हाथ दे देंगे। ये गहराई तक उसके अवचेतन मन में जमा हो गया। और एक एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसके कार का एक्सीडेंट हुआ और उसका दाहिना दाहिना हाथ चला गया। और उसके बाद उसका जो लड़का था वो ठीक हो गया। तो ऐसी विचार हम मतलब न करें कि हमारा कोई नुकसान हो। अगर हम ऐसा विचार करते हैं या ऐसा विचार रखते हैं, तो फिर वैसा ही होगा। अपने विचार बदलें और अपना भाग्य बदल देंगे। अंत में यही है कि अपना विचार बदलें और अपना भाग्य बदल देंगे। तो फाइनली सारांश यही है। इस तरह हमारे भीतर एक सोने की खान है, जहां से हम वह सब कुछ निकाल सकते हैं जो हमारे जीवन को शानदार, आनंदमय और भरपूर जीने के लिए चाहिए। हम ये बिछावन नहीं रखते, तो इधर उधर देखा, असल में इसका गेयर नहीं है ना, इसलिए वो देख रहा होगा। तो ये अवचेतन मन के बारे में है। सभी लोगों को शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छी तरह से समझा पाया कि नहीं? मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कोई कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। आपने बहुत विस्तृत रूप में बताया, बहुत अच्छे से समझा, एक एक चीज बिल्कुल समझ में आ गई। धन्यवाद। कोई कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, बस या किन्हीं का कोई प्रश्न हो, या कोई कुछ जानना और विशेष जानना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे से आपने समझाया है, पर वो एक एक पे फिर अटक गए, रियल एंड इमेजिनरी। आपने जो एग्जांपल लिया था शेर का,
वैसे तो सारा क्लियर है, क्योंकि हम भी डेली यही चीज बोलते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो वो जो एग्जाम्पल है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर से नहीं हो रहा है एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, इमेजिन करते हैं कि अगर शेर आ गया तो मैं तो डरूंगा नहीं, मैं तो बहुत हिम्मत वाला हूं, है ना। इमेजिन उन्होंने किया कि आगे मेरे शेर खड़ा है, मैं बिल्कुल डट के खड़ा हूं। लेकिन क्या होता है जब रियल में ओरिजिनली सामने शेर खड़ा हो, तो क्या होता है सबसे पहले दुम दबा के वही भागते हैं। तो ये समझ नहीं आया कि मतलब कैसे। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो बड़ी गहराई से और गंभीरता से चीजों को नहीं अवचेतन मन में जमा किया। अगर अवचेतन मन में गहराई से, गंभीरता से, विश्वास से अगर जमा होगा, स्टोर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जंगलों में जो रहते हैं और उन्हें डर नहीं लगता है। उनका अवचेतन मन इस हिसाब से ट्रेंड हो गया हो, इस हिसाब से वो अपने अवचेतन मन को ट्रेन कर लिए होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है। अगर जो भागते हैं और सिर्फ कहते हैं और शेर के आने पर भाग जाते हैं, इसका मतलब है कि उनके अवचेतन मन में, यानी या उनको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, या उसको उस चीजों को इतनी गहराई से नहीं लिए हैं। जैसी गहराई से आपका आपके अवचेतन मन में जमा होगा, उसी हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे, आपका अवचेतन मन रिएक्ट करेगा। इसका मतलब है कि कहीं कुछ कमी है। अवचेतन मन हमेशा काम करता है। अल्टीमेटली सारा रोल लाइफ का अवचेतन मन में है ना। ये हमें तो ये महत्वपूर्ण एक अवचेतन मन तो एक महत्वपूर्ण चीज लग रहा है। इवन इवन जो हम इंट्यूशन कहते हैं, वो भी एक अवचेतन मन से ही आता है। अवचेतन मन से। हम्म। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक तो यू सर, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। तो मैं आएगी। इसके लिए एक अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि जी मैं जी। जब छोटी थी तो मुझे ऐसे डर लगता था, ऐसे कहते हैं ना बच्चों को ऐसे भूत से डरा देते हैं, तो मुझे ऐसे डर लगता था भूत से। तो मेरी मम्मी बस ऐसे कहती थी, बस ऐसे हमेशा बोलते रहो कि मुझे भूत भूत से डर नहीं लगता, मुझे भूत भूत से डर नहीं लगता। और मैं ऐसे बोलते बोलते पता नहीं कब मेरा डर गायब हो गया कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और फिर जब डर नहीं लगता था तो मैं सोचती थी, अरे मुझे डर क्यों नहीं लग रहा, मैं तो इतना डरती थी इन चीजों से। तो ये वही चीज है कि जो आप बार बार बोलते हो, वो फिर आपके साथ बिल्कुल एकदम वो जुड़ जाता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और संजय सर ने इतने अच्छे से चीजों को बताया है कि एकदम दिमाग में हर चीज क्लियर हो गई है कि जो भी कुछ हम हमारे साथ हो रहा है, असल में वो हमारे ही कारण हो रहा है। जो जो हम भरते रहते हैं अपने अवचेतन मन में, उसी की वजह से ऐसा वो हो रहा है। और अवचेतन मन के ही द्वारा हम उन सब चीजों को सुधार भी सकते हैं। ये छोटा सा उदाहरण मैंने बताया अपने बचपन का, और मैं अब ऐसे थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है। तो जरूर करना चाहिए। जैसे संजय सर ने अभी बताया ना, शेर वाला, जैसे मैम ने पूछा, राधा मैम ने, तो सच में यही है कि जो व्यक्ति शेर के सामने आने से डर गया, असल में उसने अपने अवचेतन मन में अच्छे से वो डाला ही नहीं था, निडरता उसने डाल रखी ही नहीं थी अपने अवचेतन मन में, इसलिए वो डरा। नहीं तो हमारे जो जब महापुरुष इतने पुराने, जो अभी पिक्चर भी आई थी जो छावा, उसमें वो हीरो थे ना हमारे, वो शेर से लड़े, वो तो असल में लड़े होंगे ना जब उन्होंने अपने अवचेतन मन में शेर का डर हटाया होगा, जब वो शेर से लड़े होंगे, तो उन्होंने शेर को भी परास्त किया। तो मानव के मन में बहुत शक्ति है, वो जो चाहे वो अ, हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से बताने के लिए। और राधा मैम ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा ना कि चीजें एकदम और भी क्लियर हो गई। धन्यवाद बहुत बहुत। और एक बार और धन्यवाद बोलूंगी सर को, क्योंकि मेरे पास ये बुक इंग्लिश में थी और मैंने साइड कर रखी थी पर आज जो सर ने बताया, तो अब मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो सारा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो उसके लिए बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी। सभी को ये किताब किताब मंगानी मंगानी चाहिए और चाहिए और पढ़नी पढ़नी चाहिए। चाहिए। हाँ, मेरे पास ये पढ़ी है ना इंग्लिश में, जी जी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जी जोसेफ जी वर्थ। जी। जी जी जी, जी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही।
धन्यवाद रश्मि दी। और रश्मि बिल्कुल राधा दी एकदम परफेक्ट आपने उदाहरण दिया। और मुझे लगता है और भी धीरे धीरे स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर कोई और कुछ कहना चाहेंगे, और संजय जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। तो हम लोग 1-2 मिनट रुक सकते हैं, नहीं तो फिर समय काफी हो चुका है। आज मैं कुछ शेयरिंग लेना चाह रही थी, लेकिन कल फिर हम लोग शेयरिंग लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सब अपने सत्र को समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं 4 से 5। इतने समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।